Hi friends, welcome to this SB Geography channel, and in India Geography series today we are taking up Manufacturing Industries Part 3, जिसमें आज हम लोग भारत के प्रमुख खनिज आधारित उद्योगों की चर्चा करेंगे, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की चर्चा करेंगे और एपिसोड के अंत में हम लोग इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और इन्वायरमेंट, औद्योगिक प्रदूषण किस प्रकार पर्यावरण ह्रास का कारण है, उसकी चर्चा करेंगे। इस क्रम में खनिज आधारित उद्योगों के क्रम में सबसे पहले हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं, लौह इस्पात उद्योग। मित्रों, लौह इस्पात उद्योग किसी भी देश के लिए एक आधारी उद्योग होता है, बेसिक इंडस्ट्री है, की इंडस्ट्री है, क्योंकि बाकी के सारे उद्योग या कहें संपूर्ण औद्योगिक अर्थव्यवस्था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री या लौह इस्पात उद्योग पर आधारित होती है। भाई, इंडस्ट्री के लिए मशीनें चाहिए और मशीनें बनाने के लिए आयरन एंड स्टील, शायद ही कोई ऐसी मशीन हो जिसमें इसका इस्तेमाल ना होता हो, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का महत्व और भी आप प्राय सुनते हैं कि किसी भी देश के विकास के स्तर को नापने का एक ये इंडिकेटर या एक ये इंडेक्स है, एक पैरामीटर है कि पर कैपिटा प्रोडक्शन कितना है स्टील का और पर कैपिटा कंजम्पशन कितना है स्टील का। ये किसी देश, किसी क्षेत्र के विकास के स्तर को मापने का एक मानदंड, एक पैरामीटर भी बन चुका है। लौह इस्पात उद्योग के साथ आप जानते हैं रॉ मटेरियल बहुत बल्कि होता है और नो डाउट जो फिनिश्ड आइटम है स्टील है वह भी बल्कि होती है। तो ज़्यादातर ये लौह इस्पात उद्योग भारत में ही नहीं, विश्व के अन्य देशों में भी उन्हीं स्थानों पर स्थापित हुए हैं जहां लौह अयस्क, आयरन ओर और कोल, अच्छी किस्म का कोयला, क्योंकि कोकिंग कोल की जरूरत पड़ती है भट्टियों में जलाने के लिए, तो जहां आयरन ओर और कोल दोनों जो कि बल्कि हैं, आकार प्रकार में भारी हैं, पाए जाते हैं, वहीं पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सामान्यतः स्थापित होती है। भारत में हम अभी भारत में इसके क्षेत्र ज़्यादातर आप देखें छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सभी राज्य जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है, जहां कोयला और लौह अयस्क, आयरन ओर और कोल दोनों साथ साथ पाए जाते हैं। चीप लेबर भी आप जानते हैं सारे राज्यों की, और जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं उनकी जनसंख्या घनी है। और दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जो दामोदर घाटी परियोजना है, उससे इसको बिजली की, विद्युत की आपूर्ति भी होती है। तो ये सभी अनुकूल दशाएं। लौह इस्पात में आप देखें, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि बहुत भारी भरकम या बल्कि रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। अब आयरन ओर है, कोल है, मैग्नीज इसमें मिलाते हैं बाद में। बनने के बाद जो स्टील तैयार होती है वो भी भारी होती है। आप देखिए, पहले तो क्या करते हैं, इसकी प्रोसेस क्या होती है। जो हमारे यहाँ एक तो इंटीग्रेटेड यूनिट्स हैं बड़ी बड़ी, और कुछ छोटी यूनिट्स भी हैं। तो पहले हम आयरन ओर को भट्टियों में पिघलाते हैं, स्मेल्ट करते हैं, फिर उसको नेक्स्ट स्टेज में पिग आयरन के रूप में चेंज करते हैं। कुछ मोल्ड्स होते हैं, सांचे जैसे बने होते हैं, जिसमें स्मेल्टेड आयरन ओर को डालते हैं और फिर थर्ड स्टेज में इसमें हम
मैग्नीज, क्रोमियम, ये सब मिलाते हैं धातुएं, और फिर लास्ट स्टेज में उसको अलग अलग शेप्स में रोलिंग करके या वायर्स बना करके कटिंग करके अलग अलग शेप्स में उसको शेपिंग करते हैं उसको। जाहिर है कि इसमें अच्छे किस्म के कोयले की जरूरत पड़ती है। अभी हमने कहा जो दामोदर घाटी का क्षेत्र है, जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है, वो बहुत ही अनुकूल दशाओं वाला है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए, इसलिए यहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पाई जाती है। आपने सुना होगा दामोदर घाटी को इसीलिए भारत का रूर कहते हैं। जर्मनी की रूर नदी है, वहाँ पर भी ऐसे ही दशाएं हैं, आयरन ओर और कोल साथ साथ पाया जाता है, तो वहाँ पर भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री व्यापक रूप से स्थापित हुई है। ठीक इसी तरीके से भारत की जो दामोदर घाटी है, वहाँ पर भी कोल डिपॉजिट्स और आयरन ओर डिपॉजिट्स साथ साथ हैं। तो ज़्यादातर आप देखें जो छोटा नागपुर के क्षेत्र हैं, वहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्थापित हुई है। अब आप देखें, भारी भरकम रॉ मटेरियल होने की वजह से रॉ मटेरियल के साइट के पास ये स्थापित होना चाहिए, मजदूर श्रमिक मिलने चाहिए, ये सब अनुकूल दशाएं होते हुए भी भारत में लौह इस्पात उद्योग के सामने कुछ चुनौतियां हैं। जैसे सबसे पहले तो हमारे यहाँ कोल अच्छी किस्म का कम मिलता है, तो जाहिर है कि उसकी कास्ट अधिक आएगी, महंगा भी है, और हमारे यहाँ आपने पढ़ा है कोल अच्छी किस्म का उसके भंडार कम है। हमारे यहाँ जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो भी कम है। अभी हमने कहा जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, जहाँ से जल विद्युत पर्याप्त मात्रा में मिलती है, लेकिन वो अभी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई नहीं है। इन सब समस्याओं के कारण लौह इस्पात उद्योग के सामने कुछ अपनी चुनौतियां हैं। आप देखिए, दो तरीके के लौह इस्पात के केंद्र हैं। एक तो लार्ज इंटीग्रेटेड यूनिट्स हैं और दूसरी स्मॉल यूनिट्स हैं। आप यहाँ देखें, टिस्को, IISCO और VISL, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, और राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई और बोकारो, ये सब मेजर स्टील प्लांट्स हैं हमारे देश के। अब हम बात करते हैं एल्युमिनियम स्मेल्टिंग की। बॉक्साइट इसका और है, रॉ मटेरियल है। बॉक्साइट को स्मेल्ट करके उससे एल्युमिनियम निकालते हैं, फिर इसको फर्दर स्मेल्टिंग करके रिफाइन करके इसमें कुछ और पदार्थ मिला करके इसको एल्युमिनियम, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं यूटेंसिल बनाने में, तार बनाने में, वायर्स बनाने में। और आपको पता है जो एल्युमिनियम है ये बहुत सुचालक जिसको कहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इस नाते भी वायर्स बनाने में, यूटेंसिल, बर्तन, आप सभी लोग जानते हैं इंडालियम के बर्तन जो हीट के गुड कंडक्टर होने की वजह से, आपका प्रेशर कुकर है और दूसरे जो यूटेंसिल हैं उनको हम उनमें इस्तेमाल करते हैं इंडालियम। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग के आप देखें केंद्र जो है मुख्य रूप से ओडिशा, जहाँ पर बाल्को और नालको, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में हिंडाल्को, जैसे हमने उड़ीसा में बताया नालको और बाल्को, ये एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज के हैं क्षेत्र।
सीमेंट इंडस्ट्री, फिर से आप देखें भारी उद्योग है। यहाँ पर भी रॉ मटेरियल यूज्ड और फिनिश्ड आइटम, भाई सीमेंट बनेगी वो भी भारी है। और रॉ मटेरियल अब देखें इसमें जो यूज़ होते हैं, लाइम स्टोन है, सिलिका है, लाइम स्टोन, सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम। अब जिप्सम, लाइम स्टोन सब भारी भरकम है रॉ मटेरियल। फिर अब देखें कोल और इलेक्ट्रिसिटी दोनों चाहिए। कोल भी अच्छी किस्म का कोकिंग कोल चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए। तो जाहिर है यहाँ पर भी कच्चे माल बहुत भारी है, रॉ मटेरियल्स भारी है। और अपनी रॉ मटेरियल की साइट के जितना नज़दीक ये उद्योग स्थापित होंगे उतना ही वो उनके लिए लाभदायक होता है। सीमेंट इंडस्ट्री मेनली आप देखेंगे गुजरात और तमिलनाडु में, हमारे देश में, अन्य प्रदेशों में भी है, लेकिन जो मेजर इंडस्ट्रियल एलोकेशन है सीमेंट की वो तमिलनाडु और गुजरात में। केमिकल इंडस्ट्रीज की बात करें, रासायनिक उद्योग, अब इसमें कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं और कुछ ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे नाइट्रिक एसिड है, सोडा है, ऐश है। ऑर्गेनिक जितने भी केमिकल्स हैं, पेट्रोकेमिकल्स जो पेट्रोलियम से निकलने वाले केमिकल्स हैं। और ये जो पेट्रोलियम से निकलने वाले हैं, जाहिर है ऑयल रिफाइनरीज के पास होते हैं, जो तेल शोधन या तेल परिष्करणशालाएँ होती हैं उनके पास होते हैं। इन सभी केमिकल्स से, और आप यहाँ नोट कर सकते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, आपके एग्जाम पर्पज से, पेट्रो रसायन उद्योग, जहाँ पर इन सारे केमिकल्स से तरह तरह के जो सिंथेटिक मटेरियल्स हैं, जैसे सिंथेटिक यार्न निकालते हैं, नायलॉन, जैसे पेस्टिसाइड्स में इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। इस तरीके के तमाम लुब्रिकेंट्स उससे बनाए जाते हैं, प्लास्टिक और पॉलीमर्स, तमाम तरीके के इस तरीके के सिंथेटिक मटेरियल, इन चाहे वो पेट्रोकेमिकल्स हों, ऑर्गेनिक केमिकल्स, और चाहे इनऑर्गेनिक केमिकल्स हों, जो नाइट्रिक एसिड, सोडा, ऐश, ये सब। इसके बाद देखें फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हमारे देश में मेनली आप जानते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, NPK। लेकिन हमारे देश में ज़्यादातर जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के ऊपर आधारित है। ज़्यादातर जगहों पर नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स बनते हैं, यूरिया ख़ास तौर से। फास्फोरस वाले फर्टिलाइजर्स भी बनते हैं, नो डाउट। और सबसे बड़ी बात एक जो यहाँ जानने की है, पोटास जो NPK में से K है, वो भारत में एकदम उपलब्ध नहीं है, इसलिए कम उनका उत्पादन होता है। वो ज़्यादातर बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, जो पोटास बेस्ड फर्टिलाइजर्स हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर या कुछ इंडस्ट्रीज कोऑपरेटिव सेक्टर में हैं। इसके प्रमुख सेंटर्स की बात करेंगे तो गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरला, इन सब प्रदेशों में इंडस्ट्रीज हैं फर्टिलाइजर्स की। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आप सभी जानते हैं, हैवी इंजीनियरिंग है, ये भी भारी उद्योग है। और जो एक तरीके से इंडस्ट्रियल या ट्रेड के भारी भरकम जो भारी वाहन होते हैं, ट्रक्स, लॉरीज, चाहे वो पैसेंजर के लिए हो, चाहे फ्रेट के लिए हो, या 4 पहिया वाहन, कार्स, जो छोटी कारें हों, 2 पहिया वाहन हो, स्कूटर हो, बाइक्स हों, इन सब का को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप देखेंगे। और इसके मुख्यतः जो सेंटर्स हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर,
हैदराबाद, ये सभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सेंटर्स हैं। अभी आप देखें लास्टली जो इसमें है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बहुत ही अधिक व्यापक स्तर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, क्योंकि उद्योगों के तीव्र विकास के बाद अभी इन दोनों इंडस्ट्रीज में अधिक से अधिक लोग भी काम कर रहे हैं और ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा तेजी से डेवलप हो रही है। इसमें सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, ये सब पूरा इसमें बनते हैं। और सबसे बड़ी बात है अन्य देशों में तमाम जगह, चाहे वो सिलिकॉन वैली का नाम आपने सुना हो और चाहे हमारे देश में जो बेंगलुरु है, जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का हब है, केंद्र बिंदु है बेंगलुरु, और ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी इंडस्ट्री तेजी से पनपी। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट में, जैसा मैंने कहा था, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। पर्यावरण प्रदूषण इन उद्योगों के कारण होता है। पर्यावरण का ह्रास औद्योगिक इकाइयों के कारण होता है। तो इस, अब सभी जानते हैं उद्योगों के बिना किसी भी क्षेत्र का विकास तेजी से संभव नहीं है। तीव्र विकास के लिए उद्योग ज़रूरी है। इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं तो अर्बनाइजेशन होता है, तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता है, एग्रीकल्चर को भी बूस्टअप मिलता है। तो तीव्र विकास के लिए उद्योग ज़रूरी हैं किसी भी देश के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए। लेकिन तीव्र औद्योगिक विकास पर्यावरण को असंतुलित करता है, पर्यावरण के सामने चुनौती पेश करता है, पर्यावरण का ह्रास या डिग्रेडेशन इसके कारण होता है। उद्योगों से वायु का प्रदूषण होता है, जल का प्रदूषण होता है, जल से रिलेटेड मृदा का, सॉइल का पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है। अब आप सभी जानते हैं उद्योगों में धुआं बाहर निकलता है, स्मोक एमिट करती हैं चिमनियाँ उद्योगों की। अब ये धुआं बाहर निकलता है तो धुएं में तमाम चीज़ें देखें, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक फ्रॉम, ये देखें ना, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, टैनरीज़ हैं जहाँ पर चमड़े को रंगा जाता है, डाइंग की तमाम केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहाँ पर बहुत तेज ब्लीचिंग होती है, धुलाई होती है कपड़ों की, जूट टेक्सटाइल हमने कहा था जहाँ पानी का बहुत अधिक इस्तेमाल होता है। तो ये सभी जितना पानी का उद्योगों में इस्तेमाल होता है, फिर वो पानी बाहर निकलता है तो पोल्यूट होकर के ही निकलता है। न केवल उसमें केमिकल्स मिल जाते हैं, अब डाइंग या टैनिंग की कहीं पर फैक्ट्री है, केमिकल फैक्ट्रीज जो हैं, जो चाहे वो पेट्रोकेमिकल की हों, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिकल्स की हों, इन सारी जो फैक्ट्रियां हैं केमिकल्स की, उनसे जो पानी बाहर निकलता है यूज़ करने के बाद, उसमें केमिकल्स भी मिले रहते हैं जिनको हम इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कहते हैं, वो भी मिले रहते हैं। प्लस सबसे बड़ी बात है कि ये पानी गर्म हो जाता है। तमाम पानी तो मशीनों को ठंडा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो एक गर्म पानी रहता है और तमाम उसमें साथ साथ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स भी मिले रहते हैं, बहुत हानिकारक केमिकल्स मिले रहते हैं। डाइंग, टैनिंग, बहुत डेंजरस केमिकल्स पानी के अंदर छोड़ते हैं। अब वो पानी अगर बिना ट्रीट किए बाहर नदियों में या नालों में बाहर छोड़ दिया जाता है तो वही पानी इन द लॉन्ग रन सॉइल को भी पोल्यूट करता है वहाँ। अब देखिए सॉइल पोल्यूशन का एक और कारण है, जैसे आपने अभी सीमेंट इंडस्ट्री की बात की, जहाँ पर जिप्सम है, लाइमस्टोन है, जहाँ स्टोन क्रशिंग होती है, पत्थरों को पीसा जाता है, क्रश किया जाता है, अब वो डस्ट उड़ती है जो बहुत ऊंचाई तक जाती है, बहुत हाइट तक जाती है।
इसलिए बहुत दूर दूर तक वो सेटल हो जाती है। कहाँ पर? जो दूर दूर तक फैले हुए कल्टीवेशन फील्ड्स हैं, फॉरेस्ट लैंड्स हैं, जो फर्टाइल सॉइल है, उस पर धीरे धीरे जा करके वो डस्ट, फाइन डस्ट जमा होती रहती है और निरंतर जमा होती रहती है, वह भी सॉइल को पॉल्यूट करती है। फिर आप देखें वाटर पोल्यूशन। अभी हम बात कर रहे थे, जल प्रदूषण तो बहुत ही घातक है। आप देखिए, जहाँ कहीं भी नदियों के किनारे इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, प्रायः सभी जो औद्योगिक केंद्र हैं नदियों के किनारे हैं। कानपुर की बात करें आप, सभी लोग जानते हैं, वहाँ चमड़े का बहुत ज़्यादा कारखाने थे। टेक्सटाइल के लिए भी कानपुर को तो मैनचेस्टर कहा जाता था यूपी का। तो जितने भी केमिकल्स टेक्सटाइल्स में यूज़ होते हैं, टैनरी में यूज़ होते हैं, या कहीं सिंथेटिक फाइबर भी बनते हैं, जो आपने देखा इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक किसी प्रकार के केमिकल्स, उन सारे केमिकल्स के कारण जल प्रदूषित होता है। तो वायु प्रदूषित होती है, जो स्मोक निकलता है बाहर, जिसमें तमाम तरीके के कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ऐसे पदार्थ निकलते हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं पर्यावरण को। और जल का प्रदूषण कैसे होता है? जो केमिकल्स हैं, जो इंडस्ट्रियल एफिल्यूएंट्स हैं, पानी में मिल करके बहा दिए जाते हैं और बिना ट्रीट किए अगर वो पानी के स्रोतों में मिलता है। और इतना ही नहीं, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, तमाम कचरा है हर तरीके का इंडस्ट्री से बाहर निकला हुआ। आप सभी जानते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल कचरा नहीं है, वो सब कचरा पड़ा रहता है, वो सब प्रदूषण पड़ा रहता है। और फिर वर्षा होती है और वर्षा के साथ फिर जल रिसाव होता है नीचे की ओर को, और वो अंडरग्राउंड वाटर की ओर को जाता है। आप जानते हैं, पानी में नीचे भी फ्लोराइड्स कितने बढ़ रहे हैं, आर्सेनिक बहुत अधिक मात्रा में पाया जा रहा है। ये सब किस कारण से है? जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, चाहे पानी के साथ केमिकल बहाए जा रहे हों डाइंग में, टैनरीज में, और चाहे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जो वेस्ट निकलता है इंडस्ट्रियल, स्क्रैप मटेरियल है, बेतरतीब जो डंप कर दिए जाते हैं, वो भी लंबे समय तक एक स्थान पर रहते फिर वर्षा होती है, वर्षा के साथ वो जो भूमिगत जल है उसको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको भी पॉल्यूट कर रहे हैं। नॉइज़ पोल्यूशन की बात आप सभी जानते हैं, ठीक उसी तरीके से है। इस पर्यावरण के प्रदूषण को जो उद्योगों से हो रहा है, उसको कैसे कम्बैट कर सकते हैं? क्योंकि आप ये जाने, विकास के लिए उद्योग ज़रूरी है, इनडिस्पेंसिबल है। पर्यावरण का ह्रास चाहे कितनी तेज़ी से हो, फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि इंडस्ट्रीज़ को हम स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के बिना न तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मजबूत होगा, भाई कहाँ से सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगी, बिल्डिंग्स बनेंगे, डैम्स बनेंगे, सब कैसे? सब जगह आप जानते हैं, इन इंडस्ट्रीज से आयरन एंड स्टील मिलेगी, सीमेंट मिलेगी। कोई भी भाग अर्बनाइजेशन होता है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा पहले, तो बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स बनेंगे, ये सारा विकास तेजी से होगा। इसलिए उद्योगों को हम रोक नहीं सकते। अब ज़रूरत इस बात की है, उद्योगों से जो पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, उसको जहाँ तक हो सके उसके बीच में एक सामंजस्य, एक संतुलन हमको बनाने की ज़रूरत है। जैसे चिमनियाँ हैं, उनकी हाइट को रीएडजस्ट किया जा सकता है, उनकी ऊंचाई को थोड़ा एडजस्ट किया जाए, ताकि वो जो सामान्य स्तर पर, निचले स्तर पर वायु का प्रदूषण होता है, जिससे हमको दिक्कतें आती हैं, तमाम श्वास से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, फेफड़ों में सीधे जो प्रदूषित वायु जाती है, उससे बचा जा सकता है। या जो चिमनियाँ हैं उसमें स्क्रबर्स लगा दिए जाएं, तो जो हानिकारक सल्फर डाइऑक्साइड जैसे या जो और भी हानिकारक गैसें हैं जो बाहर वायुमंडल में जाती हैं, फिर हमारी सांस के जरिए हमारे अंदर जाती हैं, उनको रोका जा सकता है। चिमनियों को उनकी हाइट को रीएडजस्ट करके या स्क्रबर्स लगा करके, ताकि बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ को अंदर ही पहले रिफाइन कर दिया जाए। ठीक इसी तरीके से
जो वाटर पोल्यूशन है उद्योगों से, जो जल का प्रदूषण है, उसको रोकने के लिए भाई सिंपल सा उपाय है, जो उद्योगों में उपयोग किए जाने के बाद जल बाहर निकले उसको बिना ट्रीट किए जलाशयों में या जल स्रोतों में, नदियों में नहीं जाने दिया जाए। पहले उसको ट्रीट किया जाए कई लेवल पर। अब देखिए जो हॉट वाटर है और नुकसानदेह होता है कई स्तर पर। उसको अब देखें 3 स्तर पर, मैकेनिकली, फिर बायोलॉजिकली, फिर बायोलॉजिकली ही नहीं फिजिकली और केमिकली भी उसको ट्रीट करें। जो जल इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस को लेकर के आता है, इंडस्ट्री से बाहर निकलता है, उस जल को मैकेनिकली ट्रीट करें। उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको मैकेनिकली पहले आप अलग कर सकते हैं, फिर केमिकली, फिजिकली, बायोलॉजिकली हर तरीके से उनकी इम्प्योरिटीज़ को अलग करके ट्रीट करके तभी हम जलाशयों में मिलने दें। और उसको भी प्रयास ये करें कि वो बहुत अधिक, माने अब इंडस्ट्री से निकला हुआ ऐसा पानी कितना भी ट्रीट करने के बाद में इट कैनॉट बी इजीली पोर्टेबल। अब पीने का पानी तो नहीं बनेगा, लेकिन अन्य उपयोगों के लिए, सिंचाई के लिए, कृषि कार्य के लिए, ताकि मृदा का भी प्रदूषण न हो, तो बिना ट्रीट किया हुआ जल, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो हैं उनको, उनसे निकले हुए जल को बिना ट्रीट किए जल स्रोतों में न मिलाया जाए। और थोड़ी स्ट्रिक्ट विजिलेंस रखी जाए कि हर जगह इस तरीके की डाइंग की या टैनिंग की इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा न दिया जाए। जो मेन एरियाज़ हैं, सेंटर्स हैं, अर्बन सेंटर्स हैं, वहाँ पर ये टैनरीज या डाइंग या इस तरीके के केमिकल्स का इस्तेमाल करने वाले उद्योगों को लाइसेंसिंग न दी जाए, उनको अनुमति न दी जाए। तो ये सामंजस्य रखना जरूरी है। उद्योगों के बिना हम तेज विकास नहीं कर सकते, लेकिन उद्योग तेजी से विकसित होते हैं तो हमारे पर्यावरण के लिए एक चुनौती है, एक समस्या है। पर्यावरण का प्रदूषण करते हैं, तो हमको उद्योगों और हमारे पर्यावरण के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करना है, एक संतुलन स्थापित करना है, ताकि हम विकास की ओर भी बढ़ सकें और इन उद्योगों के कारण पर्यावरण का ह्रास कम से कम हो। यदि होता भी है तो उसको हम रीइक्विप करने के तमाम मेजर्स अपनाएं। थैंक यू, होप यू एंजॉयड दिस episode, and this is the last of the manufacturing industries, and next video in India geography series will be on transport communication, the lifelines of Indian economy. I repeat, transport and communication, the lifelines of Indian economy. भारत की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन लाइन्स है उनके बारे में हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे, जो कि इंडिया ज्योग्राफी का होगा। और आप लोगों से पुनः अंत में वही निवेदन है, ध्यान से इस एपिसोड को देखिए, इस वीडियो को देखिए, और उसके बाद कहीं आपको कोई असुविधा लगती है समझने में सब्जेक्ट मैटर को, तो फ्रीली आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दे सकते हैं, ताकि हम और बेहतर करके आपके सामने आ सकें। थैंक यू वेरी मच।